नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जीएस दृष्टि साइंस 2024 के सेशन को कवर करने वाले हैं। यह पार्ट 2 का सेशन होने वाला है। इससे पूर्व हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने यूनिट मोशन, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी आदि को हम लोगों ने कवर किया है। और आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग वर्क, पावर, इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन को कवर करने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग 4 टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लेंगे, और जो कि जीएस दृष्टि साइंस घटना चक्र के बुक पर आधारित होगी। मूलतः यह सेशन 17वीं बीपीएससी के लिए रिवीजन सेशन के लिए मैंने बनाया हुआ है, लेकिन अन्य सभी प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए भी ये कारगर सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और फटाफट कम शॉट में हम लोग रखने का प्रयास करेंगे और इसे समाप्त करने का प्रयास अब फटाफट करेंगे। छोटे-छोटे वीडियो मैं बना रहा हूँ, लंबे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे पास समय का अभाव है थोड़ा। समय अभाव के कारण मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस सप्ताह में इसे मैं समाप्त कर दूँ। फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी मैं समाप्त कर दूँ। कुछ लोगों ने नीचे कमेंट भी किया था, तो उसी को लेकर के मैं ये बना रहा हूँ। अभी रात में साढ़े 10 बज रहे हैं, साढ़े 10 में मैं अपने इंस्टीट्यूशन में बैठ कर के इसे कवर कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कार्य की परिभाषा को हम लोग देखते हैं कि कार्य हम लोग कहेंगे किसे? तो किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर उस वस्तु में बल की दिशा में होने वाला विस्थापन, ध्यान रखिएगा, विस्थापन को कार्य कहते हैं। कोई भी वस्तु पर अगर ये बॉल है, इस पे हम एक बल लगाते हैं और वस्तु में बल की दिशा में होने वाला जो विस्थापन होगा, पोजीशन ए से पोजीशन बी की ओर ये चली जाएगी, तो इस विस्थापन को ही हम लोग क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका स्थानांतरण हो रहा है। तो कार्य W इक्वल टू बल F गुना बल की दिशा में विस्थापन गुना बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा के मध्य कोण की कोज्या या कॉस, कोण की कोज्या या कॉस का जो एंगल होगा वो आपका कुल कार्य इक्वल टू हो जाएगा। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इस आपका जो कार्य होगा, कार्य या वर्क, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक हो जाएगा जूल। अधिकतम कार्य के लिए और न्यूनतम कार्य के लिए कंडीशंस आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अधिकतम कार्य कब होगा? तो जब कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा, अधिकतम कार्य कब होगा? जब बल और विस्थापन के मध्य का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान आपका 1 हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री का मान आपका 0 हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब बल और विस्थापन के मध्य का कोण 90 डिग्री का होगा, तो हमारा किया गया कार्य न्यूनतम या शून्य कार्य होगा। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे अधिकतम कार्य, तो दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण होना चाहिए। cos 0 इक्वल टू 1, तो आपका वर्क जो होगा, कार्य अधिकतम हो जाएगा। अब बात करते हैं ऊर्जा की। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को आप कितनी दूरी तक दौड़ सकते हैं, तो यह आपके शरीर की क्षमता या आपके ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो इसे ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक गतिज ऊर्जा, दूसरी स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होगी या कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे हम लोग गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी के रूप में जानते हैं। यह हो जाएगा आपका K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा जो होगी, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, उसे ही हम लोग स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं। और Pe इक्वल टू क्या हो जाएगा? mgh। P आपका स्थितिज ऊर्जा है, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h जो है आपका ऊंचाई हो जाएगा। अब यहाँ उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि गतिज ऊर्जा किसे कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे। और उदाहरण ध्यान में रखिएगा, उदाहरणों से ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले धनुष से निकला हुआ तीर, बांध से टूटने के बाद बहता हुआ पानी और सड़क से दौड़ती हुई गाड़ी, ये सभी के सभी काइनेटिक एनर्जी के उदाहरण हो जाएंगे। वहीं हम लोग स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, तो बांध बनाकर रोके गए जल में संचित ऊर्जा जो होगी वह आपका स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होगा, पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण होगा। वहीं चाबी भरी हुई गाड़ी में संचित ऊर्जा या घड़ी की बात करेंगे, तो घड़ी में भी जो संचित ऊर्जा होती है चाबी भरने से, वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। कमान पर चढ़े हुए तीर जब तक वो चला नहीं है, चलेगा तो गतिज ऊर्जा, और जो वह स्थिर है, केवल हम खींच करके रखे हुए हैं, तो जो संचित ऊर्जा है उसमें वह संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी। यदि हम लोग देखें कि वस्तु के वेग को यदि हम लोग दोगुना कर देते हैं, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी?
4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, उसी के आधार पर हम लोग निकालेंगे। और वेग को यदि हम लोग आधा कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। वहीं स्थितिज ऊर्जा के प्रमुख प्रकारों की बात करेंगे तो याद रखिएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो गुरुत्व के कारण उत्पन्न होती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा के प्रमुख उदाहरण है। अब ऊर्जा के संवेग संरक्षण के या संवेग संरक्षण के सिद्धांत की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कणों के किसी समूह या निकाय पर किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का कुल संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। कणों के किसी भी समूह या किसी भी निकाय पर किसी भी बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो जो वह निकाय या समूह होगा उस पर कुल संवेग क्या रहेगा, उसका संवेग नियत रहता है। आवेग की बात करेंगे तो आवेग इक्वल टू बल गुना समय अंतराल होगा और इसे ही हम लोग संवेग में परिवर्तन भी करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग या इंपल्स का मात्रक क्या होगा, न्यूटन सेकेंड होगा। अभी केंद्रीय बल की बात करेंगे तो F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटा आर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और V क्या है आपका, तो चाल हो जाएगा इस पिंड का, R हो जाएगा आपका वृत्ताकार पथ की त्रिज्या और F आपका अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। तो अभिकेंद्रीय बल बराबर ध्यान रखिएगा वह बल जो केंद्र की ओर लगे, जो केंद्र की ओर लगे उसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल के रूप में जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब केंद्रीय बल की बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल बल की बात करेंगे तो यह केंद्र के बाहर की ओर लगेगा और अभिकेंद्रीय बल की दिशा के विपरीत इस बल की उत्पत्ति होती है। जब हम लोग किसी भी चक्राकार पथ पे या वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं तो हमें बाहर की ओर झुकना पड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसी से हम लोग इसी के द्वारा हम लोग कपड़ा सुखाने की मशीन जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें प्रयोग करते हैं और दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है उसमें भी अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है, तभी दूध से मक्खन निकल जाता है। तो ये उदाहरण आपको ध्यान में रखने होंगे। अभी ज्यादा इसके बेसिक्स में आप लोग मत जाइएगा, केवल उदाहरण को आप लोग ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग अभी आप देख भी रहे होंगे कि अभी मैं कहीं भी अंदर जाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, नहीं तो क्या होगा कि 8 घंटे का जो मेरा वीडियो चलता है वो वीडियो आप लोगों के लिए 16 घंटे का हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसी के लिए अभी हम लोग इतना कर रहे हैं कि इस रिवीजन सेशन के माध्यम से हम लोग अच्छे से अच्छा वहां पर प्रश्न बना पाए यदि पूछे तो, और अगर नहीं पूछेगा तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। तो ऊर्जा का न तो सृजन होता है न ही विनाश होता है, यानी ऊर्जा को न ही हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं न ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं, केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। उपकरण की बात करेंगे कि कौन किस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो डायनमो की बात करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो ये इस प्रकार से चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे कौन किस चीज में परिवर्तित कर रहा है। लाउड स्पीकर की बात करेंगे तो ये विद्युत ऊर्जा को वापस से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। सितार की बात करेंगे तो सितार में यांत्रिक ऊर्जा होगी और ये ध्वनि ऊर्जा में इसे कन्वर्ट कर देगा। अब बात करते हैं शक्ति या सामर्थ्य की, कि शक्ति या सामर्थ्य किसे कहेंगे। तो कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। आपके कार्य करने की जो दर होगी उसे क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, वही आपका सामर्थ्य कहलाता है। सामर्थ्य या पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। समय क्या है, तो इकाई समय में, ठीक है। और ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है आपका पावर या सामर्थ्य, ये ध्यान रखिएगा। एसआई मात्रक क्या है, तो जूल प्रति सेकंड या इसे हम लोग वॉट कहते हैं। और सीजीएस मात्रक की बात करेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, या इसे हम लोग अर्ग सेकंड के रूप में भी जानते हैं। अर्ग सेकंड जो है सामर्थ्य या पावर का कुल क्या हो जाएगा, आपका मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें हम लोग अन्य मात्रकों की, तो हॉर्स पावर एचपी याद रखना है हम लोगों को। अश्व सामर्थ्य या एचपी, तो एक हॉर्स पावर आपका 746 वॉट के बराबर होता है। और एक एचपी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 746 गुना 10⁻⁷ अर्ग सेकंड होता है, जो कि निकालेंगे हम लोग 1 किलोवाट इक्वल टू,
तो 1.34 एचपी आएगा। ये ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट निकालेंगे तो 1.34 एचपी आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। वाट घंटा की बात करेंगे तो वाट घंटा से हम लोग निकालेंगे 1 वाट 1 सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका 1 जूल। इसके अतिरिक्त 1 वाट आवर की बात करेंगे तो ये 3600 जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा की बात करेंगे तो 1000 वाट हो जाएगा, यानी 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये मात्रक बड़े फंसाते हैं, ये बड़े फंसाने वाले मात्रक हैं। वाट सेकेंड, वाट आवर या किलोवाट आवर, ये सभी कार्य और ऊर्जा के मात्रक हैं। वहीं ध्यान रखिएगा, वाट, किलोवाट और मेगावाट ये सभी विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिकल पावर के मात्रक हैं, ये ध्यान रखिएगा। वाट, किलोवाट और मेगावाट, जैसे ही मेगावाट आ गया, किलोवाट आ गया, वाट आ गया तो ये विद्युत शक्ति हो जाएगा। वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर या कार्य और ऊर्जा के मात्रक हैं। अब आते हैं संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर, पी यहाँ आपका संवेग हो गया और 2m हो जाएगा। तो पी संवेग है और m आपका द्रव्यमान है। तो संवेग को यदि हम लोग संवेग को दोगुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये 4 गुनी हो जाएगी। याद रखिएगा, संवेग को दोगुना करने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ये 2 भी क्या हो जाएगा, इस ओर आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा दृष्टि से बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, वॉशिंग मशीन का कार्य कैसे करता है, तो अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यह काम करता है। ट्रेन चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो जड़त्व का उदाहरण है। हम लोगों ने पहले सेशन में देखा था कि न्यूटन ने किस प्रकार से जड़त्व का परिभाषा दिया है, क्या क्या दिया है, वो सेशन 1 में आप लोग कवर कर लीजिएगा, यहाँ दोहराव में नहीं करने वाला हूँ। यदि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 हो तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ हाफ एम बी स्क्वायर बराबर हम लोग निकाल लेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे अनुपात, और इसके अनुपात पर 2:3 हो जाएगा इस फॉर्मूला से। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन पलटेगा कहां पर, तो बाहरी पहियों की ओर। या फिर ध्यान रखिएगा कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ है और इस गति पे यदि कोई जा रहा है तो तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन जो होगा कहां पलटेगा, इसका जो बाहर वाला पहिया होगा, क्योंकि एक अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल जो होगा ये बाहर की ओर कार्य कर रहा होगा मुड़ने के दौरान, और इसी दौरान ये बाहर की ओर निकल करके पलटी खाएगा। इसके पश्चात है स्थूल पदार्थों के गुण। स्थूल पदार्थों के गुणों की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा पृष्ठ तनाव आएगा। सबसे पहले ठोस की बात करेंगे। द्रव्य की अवस्था, 3 प्रकार अवस्था होती है द्रव्य की, ठोस, द्रव और गैस। ठोसों में इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्थता, स्टील देख लीजिए, एल्यूमिनियम देख लीजिए, सभी में क्या होती है, प्रत्यास्थता होती है। द्रव की बात करेंगे तो द्रव में प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कैपिलरी या कैपिलरिटी, कैसिकत्व जिसे हम लोग कहते हैं, प्लवन या बायोंसी जिसके माध्यम से हम लोग तैरते हैं। गैस की बात करेंगे तो वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये द्रव्य की अवस्थाओं के विशेष गुण है। सबसे पहले प्रत्यास्थता की बात करेंगे तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करता है उसे उस वस्तु की प्रत्यास्थता कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु होती है, एक पूर्ण प्लास्टिक वस्तु होती है। प्रत्यास्थ वस्तु की बात करेंगे जो खींचने के बाद पुनः अपने स्थान में आ जाए, जैसे रबड़, रबड़ को हम लोग खींचते हैं वापस अपने स्थान पर पुनः वापस आ जाती है, तो रबड़ बैंड हो गया हमारा। स्प्रिंग हो गया या क्वार्ट्ज हो गया, ये सभी के सभी पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। वहीं बात करेंगे मोम और लोहा की, तो ये पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं हैं। यदि इसे हम लोग खींच दें तो टूटने के बाद फिर से ये वापस अपने स्थान पे आएगी नहीं। मोम को खींचेंगे तो वापस अपने स्थान पे आती नहीं है। अब विस्कोसिटी की बात करेंगे तो श्यानता, तो द्रव या श्यानता द्रव का एक गुण है। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, यह कहलाता है श्यानता। और ठोस में श्यानता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। गैसों की श्यानता क्या होगी, ताप बढ़ने पे बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटेगी। द्रवों की श्यानता जो होगी वो ताप घटने पर घटती है। वहीं आदर्श तरल जो होगा, आदर्श तरल की श्यानता 0 होगी, और श्यानता केवल गैस और द्रवों में होती है, कम से कम स्थान घेरना चाहती है इसी विस्कोसिटी के एक कारण। अब प्रेशर की बात करें तो एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। लंबवत लगने वाले बल को दाब कहा जाता है एकांक क्षेत्रफल पर, और दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। और एसआई मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे हम लोग पास्कल के रूप में जानते हैं। और दाब क्या है, एक अदिश राशि है। 1 सेंटीमीटर पारा जो है 1.33 गुना 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का बल लगाएगा।
या 76 सेंटीमीटर पारा जो है वह 1.013 गुना 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का बल लगाता है, यह ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल घटने पर, जब क्षेत्रफल आपका घट जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा, ठीक उल्टा रिलेशनशिप है। और क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब क्या हो जाएगा, घटता है। ये दोनों में क्षेत्रफल और दाब में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, ये ध्यान रखिएगा। रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे का। क्षेत्रफल घटेगा दाब बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा दाब घट जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो दलदल में फंसा हुआ आदमी, अब दलदल में फंसा हुआ जो आदमी है अगर खड़ा हो गया तो आसानी से दलदल की नीचे की ओर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही वह लेट जाता है या फैल जाता है, अपने हाथ पैर सभी को फैला देता है, तो वो लेटने की सलाह दी जाती है ताकि वो दलदल में और अंदर न जाए, क्योंकि उसका जो एरिया है वो बड़ा हो गया। जैसे ही एरिया बड़ा हो गया तो अधिक बल लगाना पड़ेगा और अधिक बल लगा करके उसे अंदर की ओर दलदल खींचेगा, तभी इंसान के उसमें डूबने की संभावना बनती है। रेलगाड़ी के पटरियों के किनारे देखें हम लोगों ने कंक्रीट के पत्थरों को लगाया जाता है, सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही सरफेस एरिया हम लोग बढ़ा देंगे तो दाब क्या हो जाएगा, वहां पर प्रेशर घट जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, रेलगाड़ियों के पटरियों के किनारे कंक्रीट के पत्थर लगाने से दाब घट जाता है, सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त पृष्ठ तनाव की बात करेंगे, सरफेस टेंशन की, तो ध्यान रखिएगा यह द्रव की एक प्रकृति है और इसके कारण स्वतंत्र पृष्ठ या फ्री सरफेस जो होती है द्रवों की, वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखती है। इसी के लिए हम लोग देखते हैं कि जो जल की बूंदें होती हैं वह लगातार गोलाकार होती है। जल की बूंदें कैसी हो जाएंगी, तो गोलाकार होती हैं। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर, या हम लोग कह सकते हैं सीजीएस में डाइन प्रति सेंटीमीटर। एक डाइन इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन होता है। और नोट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि द्रव का भार नगण्य हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, द्रव का भार नगण्य हो, जीरो हो, तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होती है, जैसे वर्षा की बूंद होती है या साबुन का बुलबुला। अब बात करेंगे केशिकत्व की, कैपिलरिटी की, तो ध्यान रखिएगा केश नली, केश नली एक पतला कांच की एक नली होती है, जिसे हम लोग केश नली कहते हैं। तो केश नली में किसी भी द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने की परिघटना या घटना को केशिकत्व या कैपिलरिटी के नाम से जानते हैं। अब उदाहरण यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हमारे पौधे होते हैं वो मृदा से जल, कौन सा जल लेते हैं, तो यही हमारा कैपिलरी या आपका केशिकत्व वाला जल वो प्राप्त करते हैं मृदा से। इसके अतिरिक्त पौधों की जो जड़ होती है उससे जो जल वगैरह पौधों की पत्तियों या टहनियों तक पहुंचता है वह इसी केशिकत्व के माध्यम से ऊपर पहुंचता है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती से ऊपर चढ़ता है। मोमबत्ती में धागे से जो मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना, यह भी आपका केशिकत्व का उदाहरण है। फाउंटेन पेन द्वारा स्याही को सोख लेना, यह भी आपका क्या है, तो केशिकत्व का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त हम लोग यूज करते हैं नैपकिन वगैरह जो पानी को सोख लेता है, तो ऊपर केशिकत्व के रूप के कारण ही ये चढ़ता है पानी। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे उत्प्लावन बल की, बायोंस फोर्स की। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किसी भी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोए जाने से ऊपर ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लगने वाले बल या लगने वाले आभासी बल को हम लोग बायोंस फोर्स कहते हैं या उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे ही हम लोग पानी में कूदते हैं तो पानी के द्वारा ऊपर की ओर एक धक्का लगाया जाता है, वह धक्का ही क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहा जाता है। और इसे हम लोग उत्क्षेत्र या अपथ्रस्ट के रूप में भी जानते हैं। और उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर की ओर लगता है। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर उसके भार में होने वाली आभासी कमी जो होती है वह उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के बराबर होती है। जितना वस्तु जो पानी हटाएगी उसी पानी के भार के बराबर आपका भार के में आभासी कमी हो जाएगी। अगर आप लोग कभी पानी में कूदते हैं तो आपके भार में आभासी कमी होती है, और वह जो कमी होती है आपके द्वारा जो पानी विस्थापित किया जाता है, उस विस्थापित पानी को यदि हम लोग माप लें तो जितना भार, हमारा भार में जो आभासी कमी हुई है वो उस विस्थापित पानी के समतुल्य हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था। यदि ठोस का भार W तथा विस्थापित द्रव का भार W1 हो तो W इज ग्रेटर देन W डैश हो। अब क्या होगा, W जो है हमारा ठोस का भार, यानी मनुष्य का भार, मेरा भार W है, और विस्थापित पानी का भार W डैश है, और W जो है जो मेरा भार है वो विस्थापित पानी से ज्यादा है, तो मैं क्या होऊंगा, पानी में डूब जाऊंगा। यदि W इक्वल टू W डैश है, दोनों बराबर हो गया, तो
वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरती रहेगी, तैरते रहेंगे आराम से, कोई इशू नहीं है। वहीं जो हमारा भार है वो विस्थापित पानी से कम हो जाए तो क्या होगा, वस्तु का कुछ अंश द्रव की सतह से ऊपर और कुछ अंश द्रव की सतह के अंदर रहेगी और वस्तु क्या रहेगी, तैरती रहेगी। केवल एक कंडीशन याद रखिएगा, जब हमारा भार विस्थापित पानी के भार से ज्यादा होगा तभी हम डूबेंगे, अन्यथा बाकी सभी स्थितियों में हम लोग तैरते रहेंगे। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर, द्रव के अंदर किसी भी बिंदु की यदि बात करें तो वहां पर दाब होगा क्या, तो h यहाँ के हाइट के बराबर, d यहाँ के डेंसिटी और g आपका ग्रेविटी, हाइट डी जी, एच डी जी के बराबर होगा वहां पर लगने वाला दाब। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। ये ध्यान रखिएगा, कोहेसिव फोर्स हमारा होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, और भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है। और इसी के कारण हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं या पेपर और पेन पर लिख पाते हैं, इसी आसंजक या एडेसिव फोर्स के कारण हम लोग लिख पाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति क्यों होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल के जल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो पानी से कम होता है और मच्छर के लार्वा क्या होते हैं, डूब जाते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तभी तो वो फूल रहा है, तभी तो वो अब फूल रहा है, दाब बाहर से अधिक है। अगर कम होता तो क्या होता, वो सिकुड़ता चला जाता। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही बुलबुले में हम लोगों ने आवेशन दिया बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए ससंजक बल की बात करते हैं। आपका कोहेसिव फोर्स क्या है, ससंजक बल। तो समान प्रकृति के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग ससंजक बल कहते हैं। जैसे लोहा लोहा के मध्य लगेगा, आपका जल के कणों के मध्य लगने वाला बल जो होगा ये ससंजक बल का उदाहरण है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, तो इसके आधार पर पदार्थों का घनत्व निर्धारित किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ससंजक बल का प्रभाव क्या होगा, पदार्थों के घनत्व का निर्धारण करेंगे। जिन पदार्थों के कणों के मध्य ससंजक बल का मान सर्वाधिक होता है उसका घनत्व भी सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। वो आपका उतना ही ज्यादा एक दूसरे के साथ में चिपके रहेंगे, जब ज्यादा चिपके रहेंगे तो ज्यादा नजदीक रहेंगे, ज्यादा नजदीक रहेंगे तो घनत्व क्या होगा, अधिक हो जाएगा। उदाहरण ठोस, ठोस के ससंजक बलों का मान क्या होता है, अत्यधिक होता है। और जिन पदार्थों के कणों के मध्य ससंजक बल का मान सबसे कम होता है उसका घनत्व भी क्या होगा, सबसे कम होगा। उदाहरण के रूप में हम लोग गैस को ले सकते हैं। गैस का ससंजक बल क्या होता है, काफी कम होता है, क्योंकि आपस में एक दूसरे से काफी कमजोर बॉन्ड से वो जुड़े रहते हैं गैस, इसलिए आपस में इधर उधर वो तैरते रहते हैं हवा में, तो ये ध्यान रखिएगा उसका घनत्व भी कम हो जाता है। तो ये आपका गैस हो जाएगा। ससंजक बल के आधार पर ही हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं एवं उसकी अवस्था का हम लोग निर्धारण करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, जिन पदार्थों में ससंजक बल का मान सर्वाधिक है वह ठोस है और जिसमें न्यूनतम है उसे हम लोग गैस कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पदार्थों में ससंजक बल की बात करेंगे तो याद रखिएगा, आरोही क्रम में गैस, द्रव, ठोस, और ठीक इसका उल्टा कर देंगे अवरोही क्रम हो जाएगा। ससंजक बल के कारण घटने वाली घटना कौन सी है, तो द्रवों में पृष्ठ तनाव आपका ससंजक बल के कारण होता है, कोहेसिव फोर्स के कारण होता है, और केशिकत्व की घटना जो घटती है यह भी ससंजक बल का ही कारण होगा। वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी के ऊपर लगाए जाने वाले एकांक क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले प्रेशर को हम लोग वायुमंडलीय दाब कहेंगे। और पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा जो दाब लगाया गया है इसका एसआई मात्रक क्या है, पास्कल है, और इसे हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है, जिससे हम लोग पास्कल में, इसका एसआई मात्रक है पास्कल। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव की, तो यह द्रवों की एक प्रकृति है जिसके माध्यम से द्रव न्यूनतम क्षेत्रफल को घेरना चाहता है। तो इसका जो स्वतंत्र पृष्ठ है वह न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखती है, द्रवों का यह गुण है, और इसका मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर है। और इसका प्रभाव क्या होगा, तो जल की बूंदाकार आकृति में पाया जाना, जैसे वर्षा का जल। और पृष्ठ तनाव के कारण घटने वाली जो घटना है ये क्या क्या है, तो मुख्यतः केशिकत्व की घटना का घटित होना पृष्ठ तनाव का महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे सोखता पेपर द्वारा स्याही सोखना, सोखता पेपर द्वारा स्याही का सोखना किसका उदाहरण है, पृष्ठ तनाव का। लालटेन में तेल की बत्ती के ऊपर चढ़ना, तेल वाले स्टोव में तेल का ऊपर चढ़ना, भूमिगत जल का ऊपर आना, ये सभी का सभी क्या है, आपका पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। वहीं पृष्ठ तनाव के विभिन्न कारकों की अगर हम लोग बात करें
ताप का प्रभाव क्या होगा? तो ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। कपूर का प्रभाव क्या होगा? तो कपूर छिड़कने से भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। डिटर्जेंट का प्रभाव क्या हो जाएगा? डिटर्जेंट मिलाने पर भी पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का प्रभाव भी क्या होगा? तो अगर हम लोग मिलाएंगे तो तेल छिड़कने से पृष्ठ तनाव कम होता है। यानी ताप, कपूर, डिटर्जेंट और तेल का यदि हम लोग प्रयोग करते हैं जल के साथ तो उनका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब द्रवीय दाब की बात करेंगे तो द्रव दाब की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो किसी भी बिंदु पर द्रव का कुल दाब, किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान रूप से आरोपित होता है और द्रव में कुल दाब इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो वायुमंडलीय दाब में हम लोग एच डी जी को जोड़ देंगे, एच से हाइट, डी डेंसिटी और जी ग्रेविटी। यहाँ ध्यान रखिएगा द्रव दाब के नियम क्या है? तो द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर लगता है। एक ही गहराई पर द्रव का दाब जो होगा यह चारों ओर समान होता है और एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर समान दाब लगेगा और समान गहराई पर द्रव का दाब जो है द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अब ये नहीं कि ध्यान रखिएगा कि द्रव का घनत्व यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, ये बिल्कुल नहीं होगा। दोनों जगह एक समान द्रव है तो उनका घनत्व भी एक समान होगा, ये ध्यान रखना है हमें। अब आइए गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है, द्रव दाब का प्रभाव क्या होगा? तो गलनांक की बात करेंगे, जब दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या होगा? बढ़ेगा। क्वथनांक की बात करेंगे, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसके उदाहरण, पहाड़ों वाला उदाहरण आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किस प्रकार से पहाड़ पर खाना जल्दी बनता है और देरी से बनता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आ ही गया। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में वाष्प बाहर नहीं निकलता है, जिसके कारण अंदर का जो दाब होता है वह बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक क्या करेगा? वहां पर बढ़ा देगा। अपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे, क्वथनांक या ध्यान रखिएगा, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो होता है वो दाब क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाता है। तो हमारा यहाँ पर पानी जो होगा, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, खाना जल्दी बन जाता है। आपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे तो किसी भी ठोस का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? तो ठोस का वायु में भार और जल में ठोस के भार में कमी ठोस का आपेक्षिक घनत्व होता है। वहीं द्रव का आपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे तो द्रव में ठोस के भार में कमी और जल में ठोस के भार में कमी का अनुपात द्रव का आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। अब लास्ट में हम लोग बर्नौली के प्रमेय को देख लेते हैं कि बर्नौली के प्रमेय का क्या कहना है इन भाई साहब का, और बेसिकली यहाँ से हम लोग ध्यान में रखेंगे कि बर्नौली के प्रमेय के अनुसार किस किस चीज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, परिभाषा क्या दिया गया है कि बर्नौली का प्रमेय प्रवाहित द्रव के लिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है और P प्लस हाफ dv स्क्वायर प्लस dgh इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है, इसे बर्नौली कांस्टेंट कहा जाता है। इसका अनुप्रयोग ध्यान में रखना है हमें, वेंचुरी मीटर में और हवाई जहाज की कार्य प्रणाली में बर्नौली प्रमेय का उपयोग किया जाता है। टॉर्सेली का प्रमेय यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि h ऊंचाई से गिरने वाले द्रव का वेग क्या होगा? √2gh टॉर्सेली का प्रमेय है। प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी विरूपक बल, यानी वह बल जिसके द्वारा उसमें विरूपता उत्पन्न करता हो, तो विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार अथवा रूप के परिवर्तन का विरोध करती है, तब विरूपक बल के हटा लिए जाने पर वह अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः या फिर से प्राप्त कर ले, तो यह आपका प्रत्यास्थता कहलाती है। और क्वार्ट्ज जो होगा वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है और प्रत्यास्थता के गुण के समाप्त होने की सीमा को प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रतिबल इक्वल टू F/A आपका प्रतिबल हो जाएगा और इसका बीमीय सूत्र ML-1T-2 हो जाएगा। विकृति जो होता है आपका लंबाई में वृद्धि होती है, तो लंबाई में वृद्धि ये ध्यान रखिएगा, और प्रतिबल एवं विकृति का अनुपात हम लोग यंग प्रत्यास्था अनुपात के रूप में या गुणांक के रूप में जानते हैं। यहीं पर हम लोग प्रत्यास्था से संबंधित हुक का नियम देखते हैं। तो हुक के नियम में कहा गया है कि किसी भी पदार्थ की प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति पर आरोपित प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो E इक्वल टू प्रतिबल बटा विकृति हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और गैसों की अनुगति का जो सिद्धांत है यह बॉयल का नियम और चार्ल्स के नियम पर आधारित होगा। बॉयल के नियम PV इक्वल टू नियतांक एक कांस्टेंट
और चार्ल्स का नियम B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T यदि P कांस्टेंट है तो आज के सेशन के लिए इतना ही। जल्दबाजी में किए गए इस सेशन को आज मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साइंस के लिए इसी प्रकार मैं छोटे छोटे सेशंस मिला करके लास्ट में मैराथन वीडियो ले आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।